हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, गुप्ता एम्पायर की इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसमें से बहुत ही महान महान राजा हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए हैं और गुप्त काल को भारत के साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर, जो आप लोगों को पूरी दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, यानी कि तब तक काम को करते रहना है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। और लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। लक मिले या ना मिले, लेकिन जो मेहनत करता है उसे एक मौका जरूर मिलता है, और एक मौका ही तो चाहिए इंसान को। तीसरा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों भरोसा करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते तो दूसरा आदमी आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो चलिए खुद पे भरोसा करके हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम अच्छा हो। आपको बता दें कि गुप्ता एम्पायर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में काम आएंगे। सी-टेट, जे-टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप लोगों को एक बार गुप्ता डायनेस्टी का रफ स्केच बता दें। गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था, यानी कि स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। उसका उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया। कहा जाता है कि वही द मैन फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, उसे ही बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो श्रीगुप्त और घटोत्कच आए वो उस टाइप का प्रतापी राजा नहीं थे। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। उसके बाद कुमारगुप्त आए, फिर स्कंदगुप्त आए। ठीक है, और गुप्ता साम्राज्य में ऐसे ही फिर धीरे धीरे राज्य जो है गुप्ता साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा, और अंतिम जो शासक था गुप्त साम्राज्य का वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, ये है उसका कुछ टाइम पीरियड जो इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। चलते हैं हम लोग, ये है कॉइन्स। ठीक है, समुद्रगुप्त का कॉइन्स देखिए कैसा है, चंद्रगुप्त का कॉइन्स कैसा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कॉइन है वो कैसा है। ठीक है, और ये कच्चा टाइप कॉइन्स, मतलब ये कच्चा कॉइन है। ठीक है, ये मतलब ये कॉइन जो है वो थोड़ा सा कच्चे मटेरियल से बना जाता है, और उसका वैल्यू मतलब वेरी करता है, चेंज करता है। गुप्ता डायनेस्टी के ये कॉइन्स थे। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 240 ईस्वी में कुषाणों के सामंतों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया। इतिहास को झांक कर देखें तो हमने बताया था, अभी तक कुषाण पढ़े थे हम लोग और संगमकालीन इतिहास को पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। कुषाणों से पहले हम लोग शक पढ़े, पहलव पढ़े, उससे पहले मौर्य पढ़े। ठीक है, मौर्य से पहले हम लोग पढ़े थे कि जनपद काल कैसे हुआ, तो वो सारा वीडियो चैनल में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं सारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। तो गुप्त जो है वो कुषाण के बाद, यानी कि कुषाण का सामंत था। कुषाण शासन जब कनिष्क जो कुषाण का सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ कुषाण वंश का, तो कनिष्क के दरबार में ये लोग जो है वो सामंत हुआ करता था। ठीक है, श्रीगुप्त, और इन्होंने जो है वो कौशाम्बी में अपनी राजधानी बनाया और एक राज्य की स्थापना किया। तो कौन सा साम्राज्य की स्थापना हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है कि 240 ईस्वी में कुषाणों के सामंतों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया और कौशाम्बी में अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो कौशाम्बी में, और स्थापना कौन से साम्राज्य का हुआ, तो गुप्त। कब हुआ, 240 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मत देखिए, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आ सकता है या कहीं ना कहीं आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। वीडियो अगर एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अच्छे से तैयारी करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का फाउंडेशन हुआ था 240 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो हमने अभी बताया श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त जो थे वो सामंत थे कुषाण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का ही एक शासक था जिन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किया। लिच्छवी एक राज्य था भारत का ही। ठीक है, तो उसकी राजकुमारी से शादी कर लिया ताकि उनके राज्य से इस पर आक्रमण नहीं हो और उनका राज्य क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की मतलब पत्नी का नाम क्या था, तो लिच्छवी की राजकुमारी लिच्छवी। ठीक है, और उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था, तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसने चलाया। ठीक है, तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। गुप्त संवत का क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था, कब चलाया था। ठीक है, तो
वह कौन सा शासक था जिसने आर्यावर्त के 12 शासक और दक्षिणावर्त के 6 शासक को पराजित कर लिया? मतलब आर्यावर्त होता है जहाँ पे आर्य जिस क्षेत्र पे बसे, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो ये इलाका था उसे ही आर्यावर्त कहते थे, क्योंकि आर्य यहाँ पे सबसे पहले बसे थे। ठीक है। और दक्षिणावर्त कहा जाता था साउथ के इलाके को, जो हम लोग पिछले वीडियो में संगम काल को पढ़े हैं। तो उन संगम क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे, चोल, चेर, पांड्य, तो उस क्षेत्रों को कहा जाता था दक्षिणावर्त। ठीक है। तो दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण के 6 राजाओं को और आर्यावर्त के 12 राजाओं से युद्ध में जीत गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 6 शासक दक्षिणावर्त का और 12 शासक आर्यावर्त का किसने जीता? तो समुद्रगुप्त ने जीता। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की? अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत, ऐसे ऐसे उपाधि धारण किया था, और जिसे कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, तुमने भी बताया। तो ये सारी उपाधियां जो है वो समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त को ही ये सब कहा जाता है। अश्वमेधकर्ता कहा गया, विक्रमांक कहा गया, परम भागवत कहा गया, कविराज कहा गया। ये सारी उपाधियां किसकी है? तो समुद्रगुप्त की है। इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुद्रगुप्त के किस कवि ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी? समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहा करता था जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा हरिसेन। आपका आंसर हो जाएगा बी, हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहता था, बहुत चर्चित कवि थे, हरिसेन। ठीक है। उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति का निर्माण किया है, रचना किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था जिसके दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था? तो फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। और वही समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी भी था। ठीक है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगर कहा जाए तो गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा में गिने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। बोलता है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जब शक पढ़ा रहे थे, मतलब हिंद यूनान जो आक्रमणकारी पढ़ाए थे। उस समय जो है उज्जैन का एक लोकल राजा था, एक स्थानीय राजा था, जिन्होंने शकों को खदेड़ कर भगा दिया। तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया। ठीक है। 58 ईस्वी पूर्व। तो उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि शुरू हो गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने भी शकों को हराया। ठीक है। और एक बार फिर से शकों पे विजय प्राप्त किया, इसीलिए इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और इन्होंने उस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन से स्थान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए कौन सा स्थान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो वो हो जाएगा उज्जैन, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से दोनों। यानी कि उज्जैन और पाटलिपुत्र दोनों जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय न कि पूरा गुप्त साम्राज्य जब चल रहा था उस समय, और उज्जैन और पाटलिपुत्र दोनों शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटकर्पन, वराहमिहिर और बररुचि जैसे विद्वान किसके दरबार के नवरत्न थे? ये नवरत्न है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास बहुत बड़ा पंडित है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ये अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। कालिदास जो है वो एक ऐसे कवि हैं जो बहुत ही बड़े बड़े रचना की है। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी इतना बड़ा वेद था कि सूखे हुए पेड़ को भी जिंदा कर सकता था। ठीक है। वेद की बहुत सारी नीतियां, बहुत सारा नियम को इन्होंने लिखा है अपने पुस्तकों में। छनपक, इसी तरह से अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटकर्पर, वराहमिहिर एक ऐसा विद्वान था जो नक्षत्रों के बारे में पहले ही बता दिया था। न्यूटन का जो लॉ है उसे पहले ही इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। ठीक है। बररुचि भी ऐसे ही बहुत बड़े विद्वान थे। तो ऐसे ऐसे विद्वान हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी का सबसे खतरनाक राजा बोला जाए तो सबसे भयानक जिसको बोल सकते हैं, जो अपनी फील्ड को बहुत ज़्यादा फैलाया, अपना नाम भी बहुत ज़्यादा कमाया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसका नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है।
फायान इसके दरबार में आया था जो चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है एक गुप्त शासक ने कराया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, आपका आंसर हो जाएगा सी कुमारगुप्त। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? ये वही सुदर्शन झील है जो मौर्यों ने बनाया था। ठीक है, रुद्रदमन प्रथम ने भी इसका पुनरुद्धार किया था। और फिर गिरनार पर्वत पर स्थित यह सुदर्शन झील है जो गुप्त डायनेस्टी के एक राजा ने भी इसका पुनरुद्धार किया, मतलब साफ सफाई, उसे अच्छा से सुव्यवस्थित करना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने यह कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था? हुनों का आक्रमण, हुन एक ऐसा कबीला था, एक ऐसा खतरनाक जनजातीय कबीला था जो लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर था। ठीक है, तो इसको जो है वो स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। ठीक है, इसी के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त इससे लोहा लिया। इसका आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था, हमने पहले ही बताया। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान नहीं है। जैसे देश में जो राज करता था, देश, उसे गोपना कहा जाता था। भुक्ति या प्रांत में जो राजा हुआ करता था, यानी कि वहां पे जो अपना शासन चलाता था, उसे उपरिक कहा जाता था। ठीक है, फिर विषय या जिला में जो होता था उसे विषपति कहा जाता था। और पुलिस को क्या कहा जाता था? तो दंडपासिक कहा जाता था, ग्रामिक नहीं। ग्रामिक को, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि ये प्रशासनिक इकाई है गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पुलिस, ये मतलब दंडपासिक कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही मिलान नहीं है डी। यहाँ पे देखिए राइट में लिखा हुआ है कि कौन कहाँ का शासक हुआ करता था, देश, गोपना, भुक्ति, उपरी। ठीक है, तो ये सारी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, क्षेत्र कृषि करने योग्य, वास्तु वास करने योग्य, चारागाह चराने योग्य, सील जोतने योग्य नहीं, जो जोता नहीं जाता है उसे सील भूमि कहा जाता था। और अपरहद जो जंगली भूमि हुआ करता था। किस साम्राज्य के भूमि के प्रकार हैं? तो ये गुप्ता डायनेस्टी के भूमि के प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? अब गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो है वो सर्वाधिक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ये वही उज्जैन है जहाँ के स्थानीय राजा ने शकों को सबसे पहले हराया और विक्रम संवत चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उज्जैन, गुप्त काल के सर्वाधिक प्रमुख व्यापारिक केंद्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त कालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार, औष्णम, रुपये का। ठीक है, तो गुप्त कालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं रुपये का की ओर। रुपये का, चांदी का जो सिक्का चलाया जाता था गुप्त शासनकाल में, उसे रुपये का कहा जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? गुप्त काल में एक ऐसी जनजाति थी, ठीक है, जिन्होंने अपने देवी देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शबर। शबर जनजाति है, ठीक है, झारखंड में भी पाया जाता है शबर जनजाति। तो वो लोग क्या करते थे? गुप्त काल में मनुष्यों की मांस चढ़ाते थे अपने देवी देवताओं को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार किसके सती होने की प्रमाण, किसी का सती होने का प्रमाण जो है वो 510 ईस्वी पूर्व में भानुगुप्त के किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? भानुगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का एक किंग था। ठीक है, तो इन्होंने एक अभिलेख बनाया है और 510 ईस्वी में बनाया। उस अभिलेख का क्या नाम है जिससे पहली बार सती प्रथा होने का प्रमाण मिला है, मतलब कि पहले भी सती प्रथा हुआ करता था। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि सती प्रथा जो है वो गुप्त काल में भी चलता था। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त काल में निर्मित अजंता के 29 गुफाओं में से 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है? यानी कि 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है? 29 गुफा गुप्त काल में निर्मित किया गया है। ये क्वेश्चन लंबा इसलिए है क्योंकि इस टाइप से लंबा करने से आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चलेगा कि गुप्त काल में, मतलब रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि गुप्त काल में जो गुफाओं का निर्माण किया गया था उनकी संख्या 29 थी और 29 में से 17वीं गुफा का नाम जो है सो ये था, जिसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाएं से संबंधित था। यानी कि गुप्त काल में 17वीं जो गुफा है उसे चित्रशाला कहा जाता है और उसमें जो है वो बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में, चाहे जन्म हो, चाहे वो घर से निकले हो, ठीक है, चाहे उनके जीवन की प्रक्रिया हो,
ठीक है, या फिर महापरिनिर्वाण हो, मतलब उनका जो अंतिम जो कार्य है, जो जब उनका मृत्यु हो गया तो उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये सारी चीजों का चित्रण मिला है कहाँ पे? चित्रशाला से। चित्रशाला किस गुफा का नाम है? तो 17वीं गुफा का नाम है, जो गुप्त काल में निर्मित अजंता में बनाई, यानी कि अजंता का गुफा आप लोग सुने होंगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें 29 गुफाएं बनाया गया था गुप्त काल में, ठीक है। और उसमें से 17वीं गुफा में बुद्ध के जीवन की पूरी चित्रांकन किया हुआ है, इसीलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसे संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? तो विष्णु शर्मा द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है पंचतंत्र। वो दुनिया का सबसे ज्यादा विख्यात ग्रंथ है, दुनिया में सबसे ज्यादा यही ग्रंथ को पढ़ा गया है। और विष्णु शर्मा गुप्त काल के ही रचनाकार हैं, कवि हैं, ठीक है, लेखक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे जिसने यह घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है? ठीक है, तो वो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, और उन्होंने ये भी बताया, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने का असली कारण क्या है। कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सब जानते होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये जो अवधारणा है, ये जो बताया, ये चीज जो बताया कि ऐसे सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे चंद्र ग्रहण होता है, तो सबसे पहले किसने बताया था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह घोषणा किया कि पृथ्वी के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? बताइए, गुप्त काल में कैसे कैसे वैज्ञानिक, कैसे कैसे विद्वान हुए हैं? न्यूटन ने जो नियम बताया 19वीं सदी में, ठीक है, मतलब इतना आगे आके वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 300 या 200 साल, मतलब 200 ईस्वी में बता दिया था कि पृथ्वी अपनी और किसी चीजों को, मतलब जो न्यूटन ने जो नियम दिया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सभी ग्रेविटी पे रिलेटेड है, गुरुत्वाकर्षण पे रिलेटेड है, और ये भी गुरुत्वाकर्षण पे ही रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त एक ऐसा वैज्ञानिक था, एक ऐसा खगोल शास्त्री था, जिन्होंने ये बता दिया था उस समय ही कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल के किस विद्वान ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था? पशु चिकित्सा के लिए उस समय ही हस्त आयुर्वेद की रचना कर दी। ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं भारत में। इसका आंसर हो जाएगा पलकानव। पलकानव ने पशु चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हस्त आयुर्वेद, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजात और लघु जातक की रचना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराहमिहिर। बराहमिहिर ने ही इन सभी पुस्तकों को लिखा है, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजात और लघु जातक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार की विधियां वर्णित है? तो ये सारी विधियां जो है वो नवनीतकम में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये नवनीतकम। नवनीतकम नाम की एक पुस्तक है जिसमें नुस्खे, सूत्र और उपचार की बहुत सारी विधियां हैं। अगर सूर्य सिद्धांत की बात करें तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था। पंच सिद्धांत की बात करें तो बराहमिहिर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो मंदिर बनाने की कला सबसे पहले गुप्त काल में ही आरंभ हुआ है। उस समय ही देवी देवताओं की कल्पना हुई। गुप्त लोग जो थे वो विष्णु के सबसे बड़े उपासक थे, ठीक है। तो जो मूर्तियाँ, जो भगवान की उत्पत्ति हुई, वो मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, ये सारा गुप्त काल की देन है। गुप्त काल से ही शुरू हो गया था ये सारी चीज़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला किस काल से प्रारंभ हुआ है? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। मतलब उसके समाज में विद्वान हुआ करते थे, विदुषियाँ हुआ करती थी, घरें अच्छे अच्छे बने हुए करते थे, उन्होंने सिक्के अच्छा जारी किया, मंदिर बनवाया, मतलब सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत सारा हासिल किया गुप्त साम्राज्य ने, गुप्ता एम्पायर ने, ठीक है। और फिर इसीलिए गुप्ता एम्पायर को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये था गुप्त साम्राज्य का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने, हमने आप लोगों के बीच रखा। अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चन लगता है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि
जितने भी वीडियो हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।